हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल। फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ स्टैंड बीपीएससी पर 11th क्लास का पॉलिटी का सेकंड चैप्टर। 11th क्लास का ये सेकंड चैप्टर होगा। कौन से विषय का? ये पॉलिटी का। दोस्तों, ये सिर्फ 11th का ही नहीं, समझ लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बीपीएससी, स्पेशल यूपीएससी और जितने यूपी पीसीएस ये सब हो गए, राजस्थान पीसीएस हो गए, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गए, भारत का यानी भारत का एनसीईआरटी पर आधारित जो सिलेबस है स्टेट पीसीएस का, उन सब में ये मददगार रहने वाला है। और एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आया हूँ, यानी जो 11th वाले होंगे उनको तो बेनिफिट स्पेशल मिलेगा ही, और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए कितना मददगार है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है। देखिए, इसमें दिया है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी आपके क्या क्या अधिकार होना चाहिए संविधान में। सबसे पहले अधिकार किसे कहेंगे? देखिए, अधिकार वे होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो सके, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी आवश्यक है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है, कभी कभी बीच में ऐसा मन करेगा कि आप थक चुके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा ऐसा कंडीशन आ जाता है। कभी मान लीजिए सोशल मीडिया पर आपके बारे में किसी ने कुछ लिख दिया, आपके दोस्त ने आपके बारे में अफवाह उड़ा दिया, पेरेंट्स से, पड़ोसी से क्या क्या मतलब अनबनी सुनने पड़ती है। उस सिचुएशन में ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि ओह, अब मुझसे नहीं होगा, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। अगर वो सब सिचुएशन के बावजूद भी आप झेल कर अपने आप को मजबूत कर कर आगे निकलते हैं, तो समझ लीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग जोन में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर, विशेष रूप से अगर वो सिचुएशन नहीं आएगा तो आप मजबूत कैसे होंगे। तो स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कोमल और कठोर भी है। इसे कंपैरिजन के तहत नहीं, एक कोऑर्डिनेशन के तहत लेकर चलिए, बैलेंसी के तहत लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब है अधिकार वे हैं जिसमें किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से क्या हो, विकास हो सके, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी क्या हो, आवश्यक हो। समझ गए? जिसमें किसी व्यक्ति का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास आवश्यक है, इसलिए अधिकार दिया गया है। समझ गए? अब देखिए, कुछ मुख्य बिंदु है दोस्तों, कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो मैं नोट कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को भी मदद मिल जाए। इसमें है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले मौलिक अधिकार, जिसे अधिकार बोलते हैं, इन्होंने अधिकारों की मांग उठाई, यानी मौलिक अधिकारों की। संविधान में अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में फंडामेंटल राइट की बात की। कहीं कहीं अधिकार भी देगा, आप 11th क्लास में जाएंगे, लेकिन जब 11th 12th और आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन, यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। और उस समय भी क्या किया गया, मौलिक अधिकारों की बात रखी गई। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। और फिर क्या हुआ, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में निकाल दिया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार क्या हुई थी, गिर गई थी, और संविधान के अनुच्छेद 300 क में अंतर्गत उसे एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि सरकार जो प्रोजेक्ट निकालती तो उसमें लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुँच जाते थे, और क्योंकि न्यायालय में परिवर्तन था, इसलिए इसे मौलिक अधिकार से बाहर कर कानूनी अधिकार कर दिया गया। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया और तब लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे में जूझ रहा था। अनुच्छेद 16 के 4 में बात कही गई है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। इतना इम्पोर्टेंट है ये सब फैक्ट। उसके बाद है अनुच्छेद 21, यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि
द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी आर्टिकल 21 ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत आप अपने मनपसंद से किसी को प्रपोज कर सकते हैं और आप किसी को आई लव यू बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। लेकिन वह लड़की भी आपको आई हेट यू भारतीय संविधान के तहत आपको बोल सकती है, ठीक है। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिकों को कानून द्वारा यानी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए फंडामेंटल राइट दिया गया है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं रहता तो आपका देश में कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद है प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी। सरकार के हाथों में असामाजिक तत्व और राष्ट्रद्रोही तत्वों से निपटाने का एक हथियार है। यानी कहने का मतलब है जो पुलिस है, सरकार की जो पुलिस है, तो अगर देश में कोई एकता अखंडता प्रभावित करता है तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, देश में एकता अखंडता कायम रखने के लिए उसको निवारक नज़रबंदी के तहत पुलिस को विशेष प्रावधान दिया गया है। आपको शक की निगरानी पर पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है दोस्तों, और आप सलाखों के पीछे होंगे, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब हुआ। उसके बाद है हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। यानी सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यानी इसका कहने का मतलब है लाइन कि अगर कोई जेल में है, कोई आतंकवाद भी है, अगर उसे सज़ा मिली है तो उसे भी इंसान की तरह भी ट्रीट करना है, न कि जानवर की तरह, क्योंकि ये हमारा संविधान उद्देश्य देता है कि ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा, चाहे कोई अगर जेलर या अधिकारी ऐसा करते हैं जेल के अंदर तो। उसके बाद है संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। सही बात है, ये आर्टिकल 24 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु था दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू, जो पर चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। देखिए इसमें है निम्नलिखित प्रत्येक कथनों के बारे में बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो ये भी सही है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। उसके बाद है कि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, तो ये गलत है, किसी किसी देश में है, किसी किसी देश में नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों के सबसे सटीक वर्णन करता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। उसके बाद है कानून द्वारा नागरिकों के प्रदत्त समस्त अधिकार नागरिकों को जो दिया गया है। उसके बाद संविधान द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षित समस्त अधिकार। आगे देखते हैं। उसके बाद है संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे चारों। उसके बाद देखिए, उसके बाद निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे, आपको ये बताना है। तो देखिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं और ताकि आप अच्छा से इसे देख सकें। देखिए ठीक है, तो देखिए क्या है, यानी पहला है कि राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। तो देखिए इसका कहने का मतलब इसमें महिलाओं को समानता का अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी में तरक्की दी गई है जबकि समान स्तर की महिलाओं को दंडित किया गया, ठीक है, ये लिख देंगे आप। उसके बाद ख नंबर देखिए, एक निर्देशक
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों का आलोचना है। इसको क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे इस घटना में मौलिक अधिकारों का उपयोग हो रहा है। इसमें निर्देशक के अपने को व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग हो रहा है जो संविधान के 19वें अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? चूँकि इस घटना में मौलिक अधिकारों का उपयोग हो रहा है, इसमें निर्देशक के अपने व्यक्त करने का अधिकार उपयोग हो रहा है जो संविधान के आर्टिकल 19 में दिया गया है। देखिए, कोई चीज़ ऐसा होता है इस कि अगर आपको पूरी किताब दे दिया जाए 700 पेज का, तो आप उसे नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन वही उसी चीज़ को एक फ़िल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो आपको पूरी फिल्म की कहानी याद हो जाती है। यही कहने का मतलब है। उसके बाद है, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? तो इसका कहने का मतलब है कि इस घटना में मौलिक अधिकारों का उपयोग हो रहा है। अनुच्छेद 19 में वे दिए गए अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने का उपयोग करके विस्थापित लोग संगठित होकर रैली निकाल रहे हैं। ठीक है। देखिए, आप उन्हें आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी प्रेस का, स्वतंत्र मीडिया का अधिकार है बोलने की, यानी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बातें बोलना है जो देश की एकता अखंडता प्रभावित ना हो। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे क्या दिया है घ नंबर में कि आर्ध सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। इसका आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो लिखिएगा, इसमें भी शिक्षा संस्कृति के अधिकार का उपयोग है, और पता है आपको आर्टिकल 29 और 30 में इस चीज़ को बताया गया है। इतना आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या करता है? कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, इसमें क्या है कि शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस स्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। ठीक है, सॉरी। उसके बाद है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बताना है व्याख्या, सही व्याख्या। तो ये हो गया आपका क्या? सही व्याख्या। 4 का आंसर हो गया, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों है? इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों है? आपको उसका जवाब सहित लिखना है। तो देखिए, न्यूनतम मजदूरी नहीं देना, तो ये उल्लंघन है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, 9 बजे रात वे बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, और भाषण तैयार करना। देखिए, चूँकि किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, सही बात है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, और ये इसी का उल्लंघन का ये आंसर कंप्लीट है। अच्छा है। चलिए आगे देखिए। आगे मैंने लिखा है दोस्तों कि गरीब के बच्चे काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ज़रूरत यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताना है, कारण सहित लिखना है। तो लिखेंगे कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से अधिक जरूरी है। सही बात है। और इसमें 1973 में केशवानंद भारती का एक केस आया था केरल में। तो दोस्तों, इसमें नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों को दोनों एक दूसरे का पूरक बताया गया था, और दूसरे नीति निर्देशक तत्वों को अधिकारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तत्वों में दी गई, क्या दी गई है? राइट दिया गया है, नहीं, जिसको सुविधा बोला जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि अनेक
रिपोर्ट से पता चलता है कि जो जातियाँ पहले झाड़ू देने के काम में लगी थी, उन्हें अब मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पदों पर बैठे हैं, वे इन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित यानी प्रोत्साहन किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो वेरी सिंपल, आपको पता है कि इस रिपोर्ट में अनुच्छेद 16 में दिए गए क्षेत्र के, चूँकि 16 में बोला गया क्या लोक नियोजन में समानता का अधिकार, तो उसी का क्या लोक आप समानता का अधिकार नहीं देंगे, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे सरकारी नौकरियों में, जबकि बात कही गई है आप इस सब पर रोक लगाएंगे, तो आर्टिकल 16 में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो इसका उल्लंघन हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद है, एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भूखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम गोदाम में 5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा हुआ था। शोध से पता चला कि अधिकांश राशन कार्डधारी यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकान से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार ने समूह अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखिएगा इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं और वे अधिकार आपसे किस तरह जुड़े हैं। तो लिखना है आपको कि इस मामले में निम्नलिखित मौलिक अधिकार शामिल हैं। कौन कौन सा? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 94 में बात कही गई है, और भेदभाव की मनमाही यानी अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ठीक ना? यानी क्या वे अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? तो लिखिएगा हाँ, ये जीवन के अधिकार का एक अंग है, बिल्कुल। तो यही आपको लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आपको 5 से 7 नंबर में पूछे जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध को बताइए। हालांकि ये प्रश्न यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार एसएससी में भी पूछा गया है। देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखकर आपको देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके प्रश्न में हो सकते आ भी जाएँ। लिखना है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, सही बात है, परंतु नीति निर्देशक तो पूरे समाज के हित की बात करता है, सही बात है। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों को मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं, जिसे न्यायपालिका उसे शून्य डिक्लेयर कर देती है। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया, और इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं और व्यक्ति से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। लेकिन आप संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, बशर्ते कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन न हो, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा कि भारतीय संविधान में दिया गया अंतिम अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकार अगर संविधान में किए गए अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो यह अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इस अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध को बताना है। संबंध को बताना है। ऊपर वाला प्रश्न अभी मैंने क्या बताया था, उसमें अंतर को बताना था, इसमें संबंध बताना है। लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है, पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है, वही नीति निर्देशक तत्व उस कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु नीति निर्देशक तत्व वही आंसर लिखा है मैंने,
जो संबंध को आपको दिखा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकारों का वर्णन नहीं किया जा सकता जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। तो लिखना है, भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से हैं कौन कौन है? तो लिखिएगा, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी। उसके बाद लिखिएगा, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद लिखना है, काम का अधिकार। उसके बाद लिखना है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखना है आपको कि भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और उनकी नीतियाँ क्या है। तो लिखना है, भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और नीतियाँ। उद्देश्य में लिखिएगा, लोगों का कल्याण हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे, संसाधनों का समान वितरण हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा हो। तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे उद्देश्य। उद्देश्य में लिखिएगा। अब बात करते हैं कि नीतियाँ। तो नीतियों के बारे में आप लिखिएगा कि समान नागरिक संहिता की बात हो, मद्यपान निषेध हो, यानी दारू दारू वगैरह, आप वाइन शराब ये सब नहीं पी सकते। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक हो, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन किया जाए। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में लिखित राज्य के 3 नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? 3 बताना है आपको। लिखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 प्रमुख बातें इस प्रकार है। लिखिएगा, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों को अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखना है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले बताया, फिर आपको मैं बता देता हूँ। लिखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, ये वही समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अल्पसंख्यक समूहों के लिए सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद है, इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हालांकि संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए? समानता के अधिकार में पूछ रहा है। तो समानता के अधिकार में लिखिएगा कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। उसके बाद है कानून के समान संरक्षण। उसके बाद है धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। उसके बाद है रोजगार में अवसर की समानता। उसके बाद है पदवियों का अंत। उसके बाद है छुआछूत की समाप्ति। इतना आप लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। पहला है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, सही है। उसके बाद लिखना है धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता का अधिकार। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में नागरिकों को कौन अधिकार दिए गए हैं। तो आपको लिखना है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन? तो लिखना है, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया गया है, यानी आप किसी को बंधक बनाकर काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक है, यानी 14 वर्ष से कम बच्चे को आप उसे शारीरिक काम जो जोखिम भरा हो करवाते हैं तो वो भी दंडनीय अपराध है। इस तरह के कार्यों पर रोक लगाया है सरकार ने। उसके बाद है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। लिखिएगा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, और उसके बाद है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। इतना लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में कौन से संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। यही सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि और भी आगे आपको बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट 3 प्रश्न हैं, देख लीजिए।
स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? 5 नंबर का प्रश्न है ये। लिखिएगा, स्वतंत्रता यानी आज़ादी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। लिखिएगा, किसी भी नागरिकों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना है दोस्तों कि आप मुझे कौन से कारण से पकड़ने आए हैं, क्या रीज़न है, आप प्रूफ दिखाना होगा, उसको बताना होगा। इतना पूछ सकते हैं पुलिस आती है तो। उसके बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद यानी आप अपने मन पसंद से किसी वकील को रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर, यानी कोई भी पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको 24 घंटे के अंदर तक ही रखेगी। 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो वो दरोगा सस्पेंड हो जाएगा, थाना पर बवाल मच जाएगा। ये रूल है, संविधान अधिकार देता है, यानी 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। रिमांड पर रख सकता है लेकिन अपने मन से थाने में नहीं रख सकता। ठीक है। निवारक नज़रबंदी क्या है? यह सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाने पर इसका अपवाद को समझाना है। देखिए, निवारक मैंने पहले ही बताया कि ये निवारक नज़रबंदी ऐसा है जिसे आपकी किसी बातों से, किसी कार्य से देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है, समाज में नफरत फैलता है, तो उस कंडीशन में पुलिस को क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। आपको बिना कुछ बोले आपको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी इन्फॉर्मेशन को, और 3 महीने तक आपको सज़ा हो जाएगा और फिर 3 महीने बाद ही आपको समक्ष बोर्ड सलाहकार के पास पेश किया जाएगा। तो इसी में मैंने लिख दिया इसी बात को। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानूनी व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकता है, लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम उसे 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष फिर लाए जाते हैं। तो इतना आप लिखना होगा। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान किन 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है? देखिए, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान निम्न 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से सज़ा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि 2023 है, ठीक है, और इसने कोई जुर्म किया और इसे 6 महीना का सज़ा हुआ, तो फिर आप जेल से छूट गया, फिर आप 2025 में इसे आप 6 महीने के लिए सज़ा नहीं सुना सकते हैं। यानी 2003 में कांड किया ये तो 2003 में ही इसको सज़ा मिलना होगा, या 2023 में कांड किया तो 2023 में इसको सज़ा मिलेगा, यह नहीं कि बाद में। एक सज़ा के लिए एक ही प्रावधान है। कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून को लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। सही बात है। यानी ऐसे कार्य जो उक्त कानून को लागू हो पहले किया गया हो तो अपराध उसे घोषित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं। अरे मान लीजिए कि आपने किसी को कोई कांड कर दिया और आप ही सबूत दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जज के सामने बात मान्य नहीं होगा। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। क्यों? तो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 22। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जाता है कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को, मैं इसका एनालिसिस भी करूंगा, उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश देते हैं। इसीलिए तो देखिए, समझिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ को इसलिए कहा। सपोज कीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और कांस्टेबल ने आपका बाइक का चाबी निकाल लिया, तो कांस्टेबल को अधिकार नहीं है को आपका बाइक का चाबी निकाले। या तो बाइक का चाबी निकालेगा कौन? एएसआई या एसआई। ठीक है, कांस्टेबल को अधिकार नहीं है। हाँ, एएसआई होगा और वो उसे आदेश देगा तो आपको रोक सकता है। नहीं तो आप बोलेंगे उसको कि आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट योर कांस्टेबल,
तो ये दंडनीय अपराध है। और आपके साथ कोई भी गलत काम होता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपके साथ कोई गरिमा के साथ एकता अखंडता को प्रभावित करता है, तो उस कंडीशन में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। आप खूब पढ़े लिखे हैं, कोई दबंगई कर कर चला गया तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रदेश रीट किसे कहते हैं? प्रदेश या रीट किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन होते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रीट कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो हम देखेंगे। देखिए पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और आप उसके साथ गलत तरीके से मनमानी गैर कानूनी ढंग से पेश आते हैं, पुलिस को जिसे बोलते हैं, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश देगी। उसके बाद है परमादेश, यानी यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस सिचुएशन में परमादेश कहते हैं। परमादेश कहने का मतलब है कि कोई आदेश जारी किया गया और न्यायालय को लगता है कि कोई पदाधिकारी इसे गैर मतलब कानूनी ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, गैर कानूनी ढंग से पेश आ रहे हैं, वही बात, तो वो न्यायालय भी क्या करेगा कि भाई उस परमादेश जारी करेगा, क्योंकि वहाँ पर आप उसके मौलिक अधिकारों का प्रभावित कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, ठेस पहुँचा रहे हैं, इसलिए। उसके बाद है निषेध आदेश, यानी जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, जिसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। यानी निचली अदालत अपने मान लीजिए कि किसी सुनवाई करता है दूसरे क्षेत्र का, तो वो रोकने के लिए इसे आदेश जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं। उसके बाद है अधिकार परीक्षा, यानी जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो जिस पर उसकी कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकती है। ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण रीट, यानी जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करते हैं तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उसके लेकर उत्प्रेषण द्वारा उस पर अदालती या ढंग से पेश आ सकती है। कहने का मतलब है कोई एसडीओ ही हो गया भाई, कोई दरोगा ही हो गया, मनमानी काम करेंगे। मान लीजिए आप पटना थाना से हैं और चले गए छापरा थाना और वहाँ पर कुछ करने लगे, तो ऐसा थोड़े होगा, न्यायालय तो वहाँ पर हस्तांतरित कर देगा। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है, समझ गए? तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है 11th का पॉलिटी विषय का। ठीक है, सारा एनसीईआरटी पर आधारित है, यह एनसीईआरटी पर आधारित है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट्स बना लेंगे। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा स्टैंड बीपीएससी के यूट्यूब पर। और यह सिर्फ 11th के लिए नहीं, स्पेशल बता रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी पीसीएस हो, सभी के लिए। क्योंकि पता है स्पेशल तो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो 40% एनसीईआरटी पर आधारित होता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो एमसीक्यू है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या एसएससी, ये जितने एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उसमें इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्योंकि 11th और 12th ही बेस होते हैं आगे के कंपटीशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग। और आर्ट्स बिना आर्ट्स के बिना आप कोई कंपटीशन निकाल नहीं सकते, जिसको जीके जीएस बोलते हैं। तो हम 11th 12th का सब चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग तीसरे चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, घबराना नहीं है।